चलिए, तो एक बार जरा लास्ट क्लास हम अपनी जो हुई थी, हम लोग सर्कुलेशन देख रहे थे और सर्कुलेशन को जरा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्डियक साइकिल को डिस्कस किया था, जिसमें हार्ट बीट के समय जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उस पंपिंग के समय क्या क्या रिदमिक चेंजेस देखे जाते हैं, उन चेंजेस को हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने बताया था आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में और दोनों की साइकिल के बारे में, जहां पर एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का मिलता है। हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड हमें देखा था, इनका डायग्राम भी देखा था। फिर दोनों को हमने एक साथ मर्ज करके एक यूनिट की तरह देखा था। तो हमें एक कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट मिले थे, एएस, वीएस और जेडी, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हमने इसमें बताया था कि हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होता है और हार्ट साउंड को लेकर हमने कुछ पॉइंट बताए थे कि दो तरह का हार्ट साउंड सुनाई देता है हमें, एक लब और एक डब। लब जो हार्ट साउंड है वो प्रोलॉन्ग होता है, मतलब लंबे समय के लिए सुनाई देता है, लेकिन स्लो साउंड होता है, लो साउंड होता है। और डब जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का साउंड है लेकिन हाई साउंड होता है। और लब साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, और डब साउंड सुनाई देता है बाय द क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल। ठीक है, तो ये हमें हार्ट साउंड सुनाई देते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फिर हमने ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड में प्रेजेंट वो प्रेशर जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे अप्लाई करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर को हमने बताया कि इसे मेजर करते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर से। और जब भी ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट होता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर होता है, और दूसरा जो लोअर लिमिट है वो है डायस्टोलिक प्रेशर, जो रिलैक्सेशन के समय ये प्रेशर हमें देखने को मिलता है। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था और इनकी रेंज देखी थी कि हमें नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर मिलता है वो 110 से 120 mm ऑफ एच जी हायर साइड पे यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और लोअर साइड पे 80 टू 90 mm ऑफ एच जी जो कि डायस्टोलिक प्रेशर मिलता है, और दोनों के डिफरेंस को हम पल्स प्रेशर बोल रहे थे। ठीक है, फिर बीपी के बारे में हमने बताया था, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसे हाइपरटेंशन, जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है, और लो भी ऐसा ही होता है तो उसे हाइपोटेंशन, वो भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग देखेंगे ईसीजी। ठीक है, ईसीजी को डिस्कस करके फिर कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और ब्लड वेसल्स के बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी जिसका मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का जो फुल फॉर्म है। हालांकि इससे रिलेटेड ग्राफ भी है और ग्राम भी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दो चीजें हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। सो ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आना बहुत आसान है, जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और कोई ऐसा इसमें टफ जैसा, कठिन जैसा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? जब भी हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, जब भी ये ब्लड पंप करती हैं, जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है तो हार्ट की मसल्स में
पोटेंशियल चेंज आता है। ठीक है, हार्ट की मसल्स में हम बोले कि हार्ट की मसल्स जो है ये सिग्नल जनरेट करती हैं और सिग्नल की तरह ही काम करती हैं। तो जो ये सिग्नल जनरेट करती हैं उस सिग्नल की वजह से पोटेंशियल चेंज आता है इनकी मसल्स में। और इन मसल्स के पोटेंशियल चेंज का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो हम ईसीजी जब निकालते हैं किसी का भी पर्सन का, तो उसकी बॉडी में हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कुछ लीड्स होती हैं, उन लीड्स को हम अटैच करते हैं ग्लू लगा के। कुछ जिलेटिनस सब्सटेंस होता है ग्लू जैसा, जिसको लगाते हैं, जिससे कंडक्शन बढ़ जाता है। तो वो टोटल 9 लीड्स होती हैं, जिसमें से 3 मेजर लीड होती हैं और 6 माइनर लीड होती हैं। 3 मेजर लीड जो होती हैं वो हमारे 2 रिस्ट में लगाई जाती है और 1 एंकल में लगाई जाती है, 3। और 6 माइनर लीड होती हैं जो हमें बॉडी के थोरैसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन के अलग अलग पार्ट्स में लगाते हैं। तो जब हम जो मशीन से, याद रखना, जिस मशीन से ईसीजी ऑब्टेन करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से ईसीजी ऑब्टेन करते हैं, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, उस मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जब हम इसकी रिपोर्ट निकालते हैं तो हमें एक पेपर की लंबी सी स्लिप मिलती है, उस पे ऐसे ग्राफ बना रहता है। उस पेपर स्लिप को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, याद रखना। डिवाइस जो है उसको ग्राफ कहते हैं और जो ग्राफ मिलता है उसको ग्राम बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिफाइन करें तो इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल ऑफ हार्ट मसल्स ड्यूरिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट के समय हार्ट मसल्स में जो पोटेंशियल चेंज आता है, उसी पोटेंशियल चेंज को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो नोट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of potential change during heartbeat in the muscles of heart and ठीक है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्टेन करते हैं उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, एंड इट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस डिवाइस को ग्राफ बोलते हैं। मेजर्ड बाय अ डिवाइस जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, उल्टा है, जो ग्राफ मिलेगा उसका नाम ग्राम है, जो डिवाइस है उसका नाम ग्राफ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जब हम हार्ट बीट को या उसके रिप्रेजेंटेशन, उसके पोटेंशियल चेंज को मेजर करेंगे तो हमें जो है 9 लीड्स को बॉडी से अटैच करना पड़ता है। तो 9 इलेक्ट्रिकल लीड्स आर यूज्ड, 9 इलेक्ट्रिकल लीड्स आर अटैच्ड टू बॉडी। बॉडी से अटैच करते हैं, जिसमें 3 मेजर लीड होती हैं और 6 माइनर लीड होती हैं। ठीक है, और इनको बॉडी से कैसे अटैच करते हैं? एक जिलेटिनस सब्सटेंस की वजह से अटैच करते हैं, जिससे कंडक्शन बढ़ जाता है।
a gelatinous substance is used to increase the conduction. ठीक है, कंडक्शन को बढ़ाने के लिए एक जिलेटिनस सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू आइडिया लग गया किसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। और जब हम ये ग्राफ निकालते हैं या ग्राफ जब ऑब्टेन करते हैं तो ये ग्राफ मिलता कैसा है, इसके बारे में आपने कई बार मूवीज या हॉस्पिटल में देखा होगा। मूवीज में एक्चुअली जब बहुत हॉस्पिटल या क्रिटिकल सीन दिखाते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है या कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका जब भी अक्सर ऐसा होता है जब भी वो कोर्ट में कोई गवाही देने जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बड़ी कॉमन सी सिचुएशन है, क्रिएट करते हैं। और एक्सीडेंट हो जाता है और अचानक से वो सीधे कहाँ पहुंच जाता है, आईसीयू में। और आईसीयू में वहाँ एक वो टू 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 चलता रहता है, एक जो है वायर जैसी लाइनिंग चलती रहती मॉनिटर में, और फिर वो टू सीधा हो जाता है। ठीक है, वो सीधा हो जाता है तो वो जो गवाही देने गया था वो आदमी भी सीधा हो जाता है। सीधा मतलब ऊपर। ठीक है, वही जो जो लाइन रन करती है ना, उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखते हैं वो कैसा दिखता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक सिंगल हार्ट बीट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एक सिंगल हार्ट बीट का ईसीजी है या एक सिंगल हार्ट बीट का ग्राफ है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें हमें कुछ वेव्स दिखती हैं और इन्हीं वेव्स में पूरी कहानी छिपी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 3 वेव्स दिख रही हैं यहाँ पे। एक हार्ट बीट में हमें 3 वेव्स दिखती हैं। कौन कौन सी, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, ये 3 वेव्स हमें दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप देख पा रहे हो इसको आराम से। हमें इस पूरी लाइनिंग जब वो जा रही थी तो ऐसे बाउंस करते हुए जाती, तो बाउंस करती है तो एक हार्ट बीट में हमें 3 वेव्स दिखाई देती हैं। और ये 3 वेव्स कैसी दिखती हैं, इनको नाम दिया गया है। सबसे पहली जो वेव है उसका नाम है पी वेव। ठीक है, दूसरी जो वेव है ये बड़ी है, तो इसके 3 कंपोनेंट मिलते हैं। ये थोड़ी बड़ी वेव है, ये एक सिंगल कंपोनेंट से डिफाइन नहीं होती, इसके 3 कंपोनेंट मिलते हैं, क्यू, आर और एस। तो इसे बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। क्या बोलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। तो ये हो जाती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। और फिर हमें एक तीसरी वेव मिलती है जिसे बोलते हैं टी वेव। ठीक है, तो ये एक सिंगल हार्ट बीट में मिलने वाली वेव है। अब मल्टीपल हार्ट बीट्स का अगर हम डायग्राम देखें, मल्टीपल हार्ट बीट का, तो हमें मल्टीपल हार्ट बीट का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें मल्टीपल हार्ट बीट्स का ऐसा डायग्राम मिलता है। और इस मल्टीपल हार्ट बीट के डायग्राम को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग सेगमेंट दिखेंगे और इन सेगमेंट्स में अलग अलग हार्ट बीट है। जैसे यहाँ पर एक छोटी वेव से शुरू होगी और एक छोटी वेव पे खत्म होगी, एक हार्ट बीट। इसके बाद एक दूसरी हार्ट बीट, उसके बाद एक तीसरी हार्ट बीट, फिर चौथी हार्ट बीट और 5वीं और 6वीं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 6 हार्ट बीट का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे याद रखना कि इसमें यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स को हम हार्ट बीट बोल रहे हैं। अब ये जो वेव हैं क्यू आर एस, पी और क्यू और आर और पी, क्यू आर एस और टी वेव, ये वेव क्या होती हैं और ये वेव क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ध्यान से सुनना।
इन वेव में मसल का, जो भी मसल्स हैं उनका डीपोलराइजेशन इन्वॉल्व है। डीपोलराइजेशन मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी करती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी करने के प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। सो हमें पी वेव की अगर हम बात करें, पी वेव हमें कब मिलती है, अगर हम ये नोट करें पी वेव, तो ये हमें मिलती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, कब मिलती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है तो इसके बाद एट्रियल सिस्टोल होता है। इस पे एट्रियल सिस्टोल नहीं होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन पे एट्रियल सिस्टोल नहीं होगा, इसके बाद एट्रियल सिस्टोल होगा। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल। तो यहां कहीं अगर हम देखेंगे पी वेव है, तो पी वेव के ठीक बाद ये जो पार्ट है ये हमें एट्रियल सिस्टोल मिलेगा। ठीक है, तो पी वेव के बाद हमें यहां पर एट्रियल सिस्टोल मिलेगा। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा। फिर आती है क्यूआरएस वेव। दूसरा नोट करते हैं क्यूआरएस। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस वेव क्या है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब होता है तो इसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर मिलता है हमें टी वेव। टी वेव मिलता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसे कहते हैं फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी ये अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए रेडी करती है, फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये हमें 3 वेव मिलती हैं, और तीनों वेव का हमें क्या मतलब है कि तीनों वेव में हमें कब, यहां पर कौन सी वेव क्या बताती है, कब एट्रियल सिस्टोल होता है, कब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। अच्छा, आर्ट्रियल डायस्टोल के लिए कोई वेव नहीं मिलती हमें, क्योंकि आर्ट्रियल डायस्टोल जब होता है तो उसी समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पोटेंशियल चेंज बहुत ज्यादा है, जिसके पीछे आर्ट्रियल सिस्टोल छुप जाता है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल की हमें कोई अलग से वेव नहीं मिलती है, ये पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, तो एक हार्ट बीट में हमें 3 वेव मिलती हैं, जिनका नाम है पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव, और फिर टी वेव। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। तो पी वेव के ठीक बाद एट्रियल सिस्टोल होगा। क्यूआरएस वेव जब चल रही होगी, क्यूआरएस वेव बड़ी वेव है, तो इसके कंप्लीट होने से पहले ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। तो आर जहां पर है, आर की पोजीशन पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्यूआरएस के बाद होगा, आर की पोजीशन पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, और टी वेव के ठीक बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। ये है क्यूआरएस वेव जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पी, क्यूआरएस और टी वेव, यानी ईसीजी में पाई जाने वाली तीनों वेव।
नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसकी वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें भी आप जो बचा हुआ अगर कुछ रहेगा तो आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बात करेंगे बॉडी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स कौन कौन से ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं और कौन कौन सी आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं और कौन कौन सी वेन ब्लड लेके आती हैं अलग अलग ऑर्गन से, ठीक है। तो जरा देखते हैं कौन कौन से ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हार्ट से। हार्ट खुद को ही ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट की मसल्स हैं, मसल्स को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है और हार्ट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो हार्ट की मसल्स के अंदर भी ब्लड वेसल और उसकी ब्रांचेस पाई जाती हैं। तो हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है? हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है? तो कोरोनरी ब्लड वेसल होती हैं। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है और कोरोनरी वेन ब्लड लेके आती है, ठीक है। ये हम नोट करेंगे, हार्ट को कोरोनरी आर्टरी और ब्लड लेके कौन आता है? कोरोनरी वेन। ठीक है, ये हो गई हार्ट की बात। फिर बात करेंगे अगर हम हमारे किडनी की बात करें, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में सबसे पहले हार्ट के बाद किडनी। तो किडनी में ब्लड जाता है किससे? रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी। और ब्लड आता किससे है? रीनल वेन से, रीनल वेन। हम बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर एक छोटा सा चेंज पाया जाता है। चेंज ऐसा है कि एक आर्टरी है जो ब्लड लेके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाती है। इस आर्टरी का नाम है गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी। लेकिन यहां से वेन वापस नहीं आती, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एक वेन निकलती है जिसका नाम है हिपैटोपोर्टल वेन। ठीक है, क्या नाम है? हिपैटोपोर्टल वेन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड निकला है उस ब्लड को लेके लिवर तक जाती, लिवर तक जाती है। अच्छा, लिवर में डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड आता है, लेकिन लिवर में इसके अलावा एक और आर्टरी है वो ब्लड लेके आती है, और जो आर्टरी ब्लड लेके आती है उसका नाम है हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। तो लिवर में दो तरफ से ब्लड आता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हेपेटिक आर्टरी से आता है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है? हिपैटोपोर्टल वेन लेके आ रही है। यानी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किसी ऑर्गन की तरफ जा रही है। किसकी तरफ? लिवर की तरफ। यहाँ का इसका सर्कुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे एक वेन इन्वॉल्व है जिसका नाम है हिपैटोपोर्टल वेन। और लिवर से
निकलती है एक वेन जिसका नाम है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन। और ये हेपेटिक वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो लिवर इज सप्लाइड बाय टू ब्लड वेसल्स। दो तरह की ब्लड वेसल्स लिवर में ब्लड लेके आती है, एक हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, एक हेपेटोपोर्टल वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, याद रखना इसको। फिर हम बात करेंगे कि डायफ्राम किसकी बात करेंगे, डायफ्राम। डायफ्राम को कौन सी आर्टरी ब्लड लेके जाती है भाई, तो फ्रेनिक आर्टरी, नाम है फ्रेनिक आर्टरी। और कौन सी वेन ब्लड लेके आती है, तो उसका नाम है फ्रेनिक वेन। स्प्लीन की बात करें, स्प्लीन को जो ब्लड लेके जाती है वो है स्प्लीनिक आर्टरी। और जो ब्लड लेके आती है वो है स्प्लीनिक वेन। हम अगर अपने हेड की बात करें, ठीक है, हमारे हेड, हेड में ब्लड लेके जाती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। अब कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांच हो जाती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो ब्रांच है ये फेस की तरफ ब्लड लेके जाती है। कहाँ जाती है, फेस। और इंटरनल जो है ये ब्रेन की तरफ लेके जाती है। और दोनों जब अपना सप्लाई पूरा कर लेती हैं तो वहां से दोनों ब्लड लेके आती हैं, एक वेन है जिसका नाम है इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन। ये हेड और मतलब फेस और ब्रेन दोनों से ही ब्लड को ड्रेन आउट करती है। कौन करती है, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अमन बेटा, अभी जब अपनी क्लास एंड होगी तो आपके डाउट हम डिस्कस करेंगे। अभी आप चैट में अपने डाउट लिख सकते हैं, सभी लोग जो भी डाउट आ रहा है उसको आप चैट में लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है।